हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग? जल्दी से ज्वाइन करते जाइए। आज का अपना आयनिक इक्विलिब्रियम का हम लोग लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट करने वाले हैं और अब से लेक्चर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले तो मुझे आप लोग होमवर्क वाले क्वेश्चन का आंसर दीजिए और यहीं से हम लोग अपना आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं। होमवर्क में मैंने आपको यह सैकरिन वाला सवाल दिया था, इसका आंसर क्या आया जल्दी से बताइए। सैकरिन वाले क्वेश्चन का आंसर क्या आया? 4 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -12। ये लग रहा है सही आंसर है। और भी लोग देखते जाइए और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। लेक्चर आयनिक के बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एक भी लेक्चर मिस करोगे तो आगे कुछ नहीं समझ में आने वाला। इसलिए मेरी आप सभी को यह सलाह है कि या तो सारे लेक्चर अटेंड करते जाना, अगर गलती से भी कोई एक लेक्चर, पहले तो कोशिश करना है सब लाइव अटेंड करें, और अगर कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम अगर आ जाए तो अगला लेक्चर अटेंड करने से पहले जो पिछला लेक्चर छूट जाए उसको जरूर पढ़ लीजिएगा। अदरवाइज वो नया लेक्चर अगर आप पीछे का कोई गैप देके आगे का लेक्चर अटेंड करेंगे अब, तो वो आपका समय बर्बाद करेगा, क्योंकि आपको कुछ नहीं समझ में आने वाला। तो एक बहुत ही प्यारी सी सलाह है, या तो आप सारे लेक्चर अटेंड करिएगा, या तो जब ये पीएच वाले सब कुछ खत्म करा दूं, सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट पे पहुंच जाऊं, ठीक है, तो वहां से अटेंड की। खैर, इसकी बात करते हैं सबसे पहले। सैकरिन जिसके Ka की वैल्यू 2 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -12 है, ये एक वीक एसिड है और HSAC नाम से हम इसको बुला रहे हैं, ठीक है। अब इसका कंसंट्रेशन क्या है? इसका कंसंट्रेशन नहीं दिया गया, बल्कि 4 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -4 मोल दिए गए हैं, जो कि डिसॉल्व होते हैं 200 सीसी में। इसका पीएच दिया है, तो हम लोगों को क्या करना है? एज्यूमिंग नो चेंज इन वॉल्यूम, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ SAC माइनस आयन इन द रिजल्टिंग सॉल्यूशन एट इक्विलिब्रियम। तो चलिए सॉल्व करते हैं। HSAC इक्विलिब्रियम विद H प्लस आयन प्लस SAC माइनस, ठीक है। इसका कंसंट्रेशन, सबसे पहले तो कंसंट्रेशन निकालना है। तो टाइम t बराबर 0 पर इसका कंसंट्रेशन, टाइम t बराबर 0 पर इसका कंसंट्रेशन मान लेते हैं C था, और इक्विलिब्रियम पे इसका कंसंट्रेशन कितना हो गया? C इंटू 1 माइनस अल्फा। तो यहां पर C अल्फा और यहां पर भी C अल्फा, और ये SAC माइनस का तो कंसंट्रेशन निकालना है। अब जरा डेटा क्या क्या गिवन है ये भी समझ लेते हैं। हमें यहां पर इस सवाल में पीएच की वैल्यू दी हुई है कितनी? 4 दी है ना पीएच की वैल्यू। पीएच की वैल्यू 3 है, अच्छा, और 4 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -4 मोल 200 सीसी में है, ठीक है। तो पीएच की वैल्यू हमें यहां पर 3 दी है और मोल दिए हैं 4 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -4 इन 200 सीसी। तो देखिए कंसंट्रेशन निकालते हैं मोल पर लीटर में, तो इसका कंसंट्रेशन जो C होगा वो कितना होगा? 200 ml, यानी 200 सीसी में अगर इतना है तो 1000 ml में कितना होगा? यानी यहां पर 5 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो यहां पर भी 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 20 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -4, तो ये बन जाएगा 2 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -3। C आ गया, पीएच दिया है, इस हिसाब से H प्लस आयन कंसंट्रेशन हो गया 10 टू द पावर ऑफ -3, 10 टू द पावर ऑफ -3, ये H प्लस आयन कंसंट्रेशन हो गया। अब आपको क्या करना है? ये सब वैल्यू पुट करनी है। तो देखिए, एक तो H प्लस आयन कंसंट्रेशन ये है, और यहां पर जो क्वेश्चन फ्रेमिंग की गई है, यहां पर साफ साफ बताया जा रहा है कि यहां पर पीएच गिवन है उसका 3, तो पीएच 3 गिवन है, तो H प्लस आयन कंसंट्रेशन 10 टू द पावर ऑफ -3 आ गया, वो यहां पर जोड़ देना है। तो 10 टू द पावर ऑफ -3 और ऐड हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पर आपके इक्विलिब्रियम का एक्सप्रेशन बना लीजिए। Ka इज इक्वल टू H प्लस आयन कंसंट्रेशन और SAC माइनस अपॉन ये HSAC, यानी C इंटू 1 माइनस अल्फा, C इंटू 1 माइनस अल्फा। Ka आपको गिवन है, Ka कितना गिवन है आपको पीछे सवाल में? Ka गिवन है 2 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -12,
तो 2 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -12 इज इक्वल टू 10 टू द पावर ऑफ -3 प्लस सी अल्फा, ऐसे ही होगा। और ऐसे सी माइनस का कंसंट्रेशन अपने को पता करना है, और अपॉन में सी इंटू 1 माइनस अल्फा, ये हो गया। अच्छा, के ए अपॉन सी अगर हम करें तो अपने को यह भी पता चल जाएगा कि अल्फा को नेग्लेक्ट करना है कि नहीं करना है। तो अपने को के ए यहां पर गिवन है 2 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -12। तो आप देख लीजिए बहुत ही छोटा बन रहा है, तो आप नेग्लेक्ट कर दीजिए 1 माइनस अल्फा को, तो यहां सी ही हो जाएगा सिर्फ, और इसके अकॉर्डिंग आप निकाल लीजिएगा 1 माइनस अल्फा को 1 ले लीजिएगा, यहां से आप SaC माइनस का कंसंट्रेशन निकाल लीजिएगा, जो कि आप लोग जो बता रहे हैं बिल्कुल सही है। 4 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -12 ही आएगा। ओके, चलिए, तो ये होमवर्क वाला क्वेश्चन तो हो गया, होमवर्क वाला सवाल तो हो गया, ये सही आंसर है। 4 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -12 आंसर आएगा। इसको सॉल्व करने पर 4 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -12 ये आंसर बन जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, हाउ मेनी टाइम्स इज द H+ आयन कंसंट्रेशन इन द ब्लड। ब्लड का जो पीएच दे रहे हैं वो ले रहे हैं 7.36, इज ग्रेटर देन द स्पाइनल फ्लूइड। स्पाइनल फ्लूइड का जो पीएच है वो है 7.53। तो अब आपको ब्लड का पीएच दिया जा रहा है और स्पाइनल फ्लूइड का पीएच दिया जा रहा है, और आपको बताना है H+ आयन कंसंट्रेशन कितने टाइम्स हो गया। H+ आयन कंसंट्रेशन कितने टाइम्स हो गया आपको यह बताना है। ठीक है, तो अगर मैं ब्लड की बात करूं तो इसमें पीएच कितना दिया हुआ है मुझे 7.36। इस हिसाब से H+ आयन का कंसंट्रेशन हो गया 10 टू द पावर ऑफ माइनस पीएच होता है -7.36। ठीक है ना। और स्पाइनल फ्लूइड की अगर बात करूं तो स्पाइनल फ्लूइड इसका पीएच मुझे गिवन है 7.53, यानी इस हिसाब से H+ आयन कंसंट्रेशन हो गया 10 टू द पावर ऑफ -7.53, 10 टू द पावर ऑफ -7.53। ठीक बात है ना। हाउ मेनी टाइम्स इज द H+ आयन कंसंट्रेशन इन द ब्लड इज ग्रेटर देन H+ आयन कंसंट्रेशन ऑफ ब्लड इज ग्रेटर देन। देखिए ये क्यों बोल रहा है, क्योंकि इसका पीएच कम आ रहा है तो ऑब्वियस सी बात है उसका H+ आयन ग्रेटर आएगा, इसका पीएच ज्यादा है तो इसका H+ आयन कम आएगा। तो दोनों में H+ आयन के कंसंट्रेशन का क्या रेशियो, कितना ग्रेटर है, तो हम सीधा सीधा निकाल लेते हैं H+ आयन कंसंट्रेशन ऑफ ब्लड डिवाइडेड बाय H+ आयन कंसंट्रेशन ऑफ ब्लड डिवाइडेड बाय H+ आयन कंसंट्रेशन ऑफ स्पाइनल फ्लूइड। सही है ना। दोनों का एसिडिक स्ट्रेंथ का पता चल जाएगा। तो ये हो गया 10 टू द पावर ऑफ -7.36, 10 टू द पावर ऑफ -7.36, और ये डिवाइड में 10 टू द पावर ऑफ -7.53। इसको सॉल्व कर लीजिए तो ये कितना बन जाएगा 10 टू द पावर ऑफ, ये ऊपर जाएगा तो कितना बन जाएगा 53, प्लस में आ जाएगा तो 53 माइनस 36 कितना हो गया 0.17, 0.17 बन जाएगा ना। अब ये एंटी लॉग की वैल्यू आप निकाल लीजिए, एंटी लॉग की वैल्यू आप निकाल लीजिए तो आपका आंसर बन जाएगा। एंटी लॉग क्या होता है इसका 10 टू द पावर ऑफ 0.17, इसका एंटी लॉग निकाल के देखिए 1.5 टाइम्स आ रहा है क्या, क्या एंटी लॉग ऑफ 0.17 कैलकुलेटर से चेक कर लीजिए क्या 1.5 आता है, 1.5 के अप्रॉक्स एंटी लॉग ऑफ 0.17। ऐसे सवालों में आपको बताया जाएगा एंटी लॉग ऑफ 0.17 इतना होता है एग्जाम में, या इसमें लॉग ले लीजिए लॉग 1.5 तो 0.17 आ जाना चाहिए।
कैसे भी वेरीफाई कर लीजिए। 1.47, तो राउंड ऑफ करके हम उसको 1.5 बोल सकते हैं, यानी 1.5 टाइम्स अप्रॉक्स, 1.5 गुना ज्यादा होगा। समझ में आया? चलिए जल्दी से नोट कीजिए, इसको जल्दी से नोट कीजिए। अब इस पर बेस मैं आपको एक कंसेप्ट समझा दूं। यहां पर हमने दो पीएच वैल्यू से H+ आयन कंसंट्रेशन बनाकर उनका कंपैरिजन किया। अगर मुझे दो एसिड के एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करना है, या दो बेस के एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करना है, तो उसके लिए अपने को क्या करना चाहिए? इसको नोट कीजिए जल्दी से। कंपैरिजन बिटवीन एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ टू एसिड, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ टू एसिड्स, कंपैरिजन बिटवीन एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ टू एसिड्स। तो देखिए क्या होगा यहां पर फॉर्मूला। ऐसे में आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे? स्ट्रेंथ ऑफ एसिड 1 अपॉन स्ट्रेंथ ऑफ एसिड 2। देखिए आप पीएच अगर आपको दिया जाएगा तो उससे आप H+ आयन कंसंट्रेशन बना लेंगे, और अगर H+ दिया जाएगा तो आप पीएच बना लेंगे, यानी पीएच और H+ में तो आपको पता है। तो ये कंपेयर करने के लिए आप क्या कर सकते हैं? H+ आयन कंसंट्रेशन का सहारा ले सकते हैं। H+ आयन कंसंट्रेशन ऑफ 1 अपॉन H+ आयन कंसंट्रेशन ऑफ 2, जैसा कि अभी हमने किया। अच्छा आप सोचिए कि H+ आयन कंसंट्रेशन जो हम लोग लिखते हैं, अगर ये स्ट्रॉन्ग में है तो ऐसे हो गया। मान लीजिए अगर एसिड दोनों वीक होंगे तब कैसे कंपेयर करेंगे? तो H+ आयन कंसंट्रेशन इज इक्वल टू C अल्फा करके लिखते हैं ना, C इंटू 1 माइनस अल्फा, C अल्फा, C अल्फा। तो H+ आयन कंसंट्रेशन की जगह पर C अल्फा ऑफ एसिड 1 अपॉन C अल्फा ऑफ एसिड 2, यानी ये C1 अल्फा 1, C2 अल्फा 2 है। बोलिए। और इसके साथ साथ आप यहां पर और क्या लिख सकते हैं? तो आपको याद होना चाहिए Ka बराबर C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा आता है। अगर आप अल्फा को नेग्लेक्ट कर दे 1 के रिस्पेक्ट में, तो Ka बराबर C अल्फा स्क्वायर आ जाएगा। यानी आप यहां पर Ka बराबर C अल्फा स्क्वायर आ जाएगा, तो अल्फा बराबर क्या आ जाएगा? अंडर रूट Ka अपॉन C। तो जब इसको सॉल्व करते थे हम लोग, तो ये रूट में Ka1 इंटू C1 और यहां पर रूट में Ka2 इंटू C2, ऐसे भी कंपेयर कर सकते हैं दो एसिड का। अगर दोनों की कंसंट्रेशन सेम हो जाए, अगर दोनों का कंसंट्रेशन सेम हो जाए तो Ka1 अपॉन Ka2 से कंपेयर कर लेना। लेकिन दोनों का कंसंट्रेशन अगर डिफरेंट है तो ये रूट में लगेगा। समझ में आ रहा है? तो ये वो पॉसिबल तरीके हैं जिनसे आप किन्हीं दो एसिड को, एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपेयर किया जा सकता है। दो एसिड के एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपेयर किया जा सकता है। सिमिलरली आप बेस में भी यही काम करिएगा। तो बेस में भी यही काम करेंगे तो आपको बेस के बारे में भी समझ में आ जाएगा। स्ट्रेंथ ऑफ बेस 1 अपॉन स्ट्रेंथ ऑफ बेस 2। तो अब यहां पर आप लिखेंगे OH माइनस आयन कंसंट्रेशन ऑफ 1 अपॉन OH माइनस आयन कंसंट्रेशन ऑफ 2। और OH माइनस आयन भी बेस में क्या हो जाएगा? C अल्फा। तो C अल्फा ऑफ 1 अपॉन C अल्फा ऑफ 2, या C1 अल्फा 1 C2 अल्फा 2 करके लिख लीजिएगा।
और इसमें भी वही काम होगा, बस Ka की जगह क्या आ जाएगा, Kb आ जाएगा, Ka की जगह Kb। तो Kb1C1 अपॉन Kb2C2, जैसे मैंने यहां स्क्वायर रूट लगाया है, आप इसकी पावर हाफ भी लगा सकते हैं, सेम वही मतलब है। क्लियर है? तो इस तरह से आप स्ट्रेंथ ऑफ टू बेस को कंपेयर कर सकते हैं। ये फॉर्मूला हो जाएगा दो बेसिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करने का। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। ऐसे ऑप्शन भी बन जाते हैं किसके प्रोपोर्शनल होता है, ध्यान रखिएगा। ऐसे ऑप्शन भी बनते हैं कि किसके प्रोपोर्शनल होगा, तो ये सब भी इंपॉर्टेंट है। छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव सवाल इससे सॉल्व हो जाएंगे। अगर आपको दो एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करना है तो वो किसके प्रोपोर्शनल होगा। अब ऑप्शन में आ जाएगा Ka1 के बराबर, Ka1 अपॉन Ka2 के प्रोपोर्शनल होगा, या Ka1C1, या फिर अंडर रूट Ka1C। क्लियर है? यहां तक समझ में आ गया। रिलेशनशिप बिटवीन Ka एंड Kb ऑफ अ कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर, यह भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और आगे चलकर यह कंसेप्ट हमारे बहुत काम आने वाला है। यानी ये कंसेप्ट मैं आपको सिखा रहा हूं, बट इस कॉन्सेप्ट का यूज आगे क्वेश्चंस में लगेगा। वहां पर आपको क्वेश्चन, अगर आपको ये कंसेप्ट मालूम है तो एक झटके में सॉल्व हो जाएगा, और अगर नहीं मालूम है तो उस सवाल को लेकर आप बैठे रहेंगे और उसमें आप खूब ढेर सारे वेरिएबल बनाएंगे कि इसमें से ये कम हो गया, फिर ये बन गया, फिर वो बन गया। तो पता चला आपके पास C कंसंट्रेशन था, आपने X निकाल दिया और फिर Y भी निकाल दिया। अब आपको ना X पता है ना Y पता है और आप लेके बैठे हो सवालों को। तो कॉन्जुगेट, लेकिन ये कंसेप्ट कहां लगना है पहले ही समझ लीजिए, मैंने हेडिंग में ही लिख रखा है। कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर के Ka और Kb के बीच में रिलेशन बता रहा हूं। ऐसा नहीं है कि कोई दूसरा एसिड है, कोई दूसरा बेस है, उनके Ka और Kb को रिलेट कर रहा हूं ना। मैं कोई एसिड है उसके कॉन्जुगेट बेस के बारे में, तो एसिड का Ka बनेगा और कॉन्जुगेट बेस है तो उसका Kb बनेगा, उनका रिलेशन बता रहा हूं। अगर कोई बेस है Kb बनेगा और उसका कॉन्जुगेट एसिड है Ka बनेगा, उनका रिलेशन बता रहा हूं। समझ में आ रहा है? चलिए इस बात को एक एग्जाम्पल से सीखते हैं। मान लीजिए हमारे पास एग्जाम्पल में एसिटिक एसिड है, तो इसका Ka होगा, ठीक है। तो इसका कॉन्जुगेट बेस क्या होगा, एसीटेट आयन। यानी मैं इसके Kb की बात कर रहा हूं और इसके Ka की बात कर रहा हूं, इनमें क्या रिलेशन होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि एसिटिक एसिड का Ka और अमोनिया सॉल्यूशन का Kb, उनके बीच में रिलेशन फाइंड आउट करने का फॉर्मूला बता रहा हूं। समझ में आ रहा है? और ना ही ये लगाना कभी इस तरीके से। तो एसिड का कॉन्जुगेट बेस अगर है तो उनके Ka और Kb में क्या रिलेशन होगा। चलिए मेरे ख्याल से इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। ये बार बार इसलिए बोला इतना, क्योंकि आप लोग गलती करते हो। इतना बोलने के बाद भी आप लोग, कई लोग गलती करेंगे, तो उनको मत करना, इसीलिए बोला इतना। चलिए एसिटिक एसिड हमारे पास एग्जाम्पल में है। एसिटिक एसिड डिसोसिएट होगा एसीटेट आयन और साथ में H+ आयन, ठीक है। अगर मैं मान लूं कि इसका कंसंट्रेशन टाइम t बराबर 0 पे C था, तो ये अभी डिसोसिएट नहीं हुआ। इक्विलिब्रियम पर ये C × 1 - अल्फा हो गया, या इसको अब अल्फा के टर्म में थोड़ा सा इससे बचकर, अल्फा के टर्म में हम बाद में इसको कन्वर्ट कर देंगे। अभी हम क्या करते हैं, C - x कर देते हैं। आपको तो पता ही है x की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूं, C अल्फा। तो अल्फा के टर्म में लिखना हो तो ऐसे भी लिख देंगे। तो C - x, तो यहां क्या बनेगा x और यहां क्या बनेगा x। अब मैं बात करता हूं, और इसका एसिड कांस्टेंट कितना है, Ka, ये गिवन है, ये आपको न्यूमेरिकल में गिवन होगा। फिर अब मैं कॉन्जुगेट बेस की बात करता हूं, CH3COO-, इसकी हाइड्रोलिसिस करा दो। अगर आप इसकी हाइड्रोलिसिस करा दोगे तो ये बन जाएगा CH3COOH और साथ में आ जाएगा OH- आयन कंसंट्रेशन, OH- आयन कंसंट्रेशन। अब क्योंकि यहां पर एसीटेट आयन आपको दिख रहा है और वहां पर वो फॉर्म भी हुआ है ना, तो ऐसे में आपको यहां पर क्या करना है, आप समझ ही रहे हो। तो यहां पर OH एसीटेट आयन फॉर्म हो रहा है और यहां पर देखिए एसिटिक एसिड भी है,
इस वाले का KB गिवन है। तो जब कभी भी ऐसा सवाल आएगा तो आप इसमें कंफ्यूज रहोगे, आप सोचोगे कि यार यहां C माइनस एक्स किया है और यहां X आया है और ये H प्लस आयन कंसंट्रेशन, तो यहां X माइनस वाई कर देते हैं, तो यहां पर फिर क्या हो जाएगा C माइनस एक्स प्लस वाई, और इसी में आप उलझते रहोगे कि यार X भी आ गया Y भी आ गया, अब हम करें क्या। तो आप ये सब काम करो ही ना, आप सिर्फ KA और KB का एक्सप्रेशन तैयार करो। तो अगर इसको देखकर मैं KA के बारे में लिखूं ऊपर वाली इक्वेशन में, तो क्या ये एसीटेट आयन H प्लस आयन का कंसंट्रेशन अपॉन एसिटिक एसिड बनेगा कि नहीं बनेगा, बताइए। और ठीक इसी तरह से अगर मैं KB का एक्सप्रेशन लिखूं तो वो एसिटिक एसिड इंटू OH माइनस अपॉन एसीटेट आयन। अब वाटर क्या लेंगे, वो तो मैक्सिमम है, ये बनेगा कि नहीं बनेगा, बताइए। अब आप देखिए आपको कुछ रिलेशन मिल रहा है, मेरे ख्याल से आपके काम की बात समझ में आ गई होगी आपको। अगर आप KA और KB का मल्टीप्लाई कर दे तो ये एसीटेट आयन कैंसिल हो जाएगा, एसिटिक एसिड कैंसिल हो जाएगा, क्या रह गया H प्लस इंटू OH माइनस यानी कि KW। तो हमें रिलेशन मिल चुका है। वो रिलेशन क्या है कि किसी भी कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर में अगर आप KA और KB को देखेंगे, KA और KB का मल्टीप्लाई करेंगे तो वो KW के बराबर होगा। तो हमें रिलेशन मिला KA इंटू KB बराबर KW। एट 25 डिग्री सेल्सियस हम क्या लगा सकते हैं, KA इंटू KB इज इक्वल टू 10 टू द पावर ऑफ -14। अभी देखिए जब मैं आपको सॉल्ट हाइड्रोलिसिस सिखा दूंगा, उसके बाद मैं आपको सॉल्ट हाइड्रोलिसिस सिखाने के बाद, अभी तो आपको केस वाइज पढ़ाऊंगा, पीएच के क्वेश्चंस लगवाऊंगा, केस वाइज पढ़ाऊंगा सभी। इसके बाद मैं आपको रैंडम सवाल दूंगा और ये आपके ऊपर छोड़ दूंगा कि आप इसमें से कौन सा केस जज कर पाते हो कि इसमें से कौन सा केस लगना है। तो कई बार मैं आपको ऐसा सवाल दूंगा जिसमें कि आपको चाहिए होगा KA एसिड के बारे में, लेकिन मैं आपको सवाल में KA नहीं दूंगा बल्कि उसके कॉन्जुगेट बेस का KB का डेटा दे दूंगा। अब आपको देखने से लगेगा कि सर ने लग रहा है सवाल गलत दे दिया है, लेकिन सवाल बिल्कुल सही है और ऐसे सवाल आते भी हैं। तो अगर मैंने आपको उस एसिड के कॉन्जुगेट बेस KB का डेटा दिया है तो क्या दिक्कत है, आप KA बना लो, 10 टू द पावर -14 अपॉन KB, KA आ जाएगा और वो वहां पर यूज करना होगा। ऐसे सवाल आपको मिलेंगे आगे, ठीक है ना। तो ये कंसेप्ट इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ एक बात याद रखना, जैसा कि मैंने आपको लॉरी ब्रॉन्स्टेड एसिड बेस कंसेप्ट में पढ़ाया था, आपको उन बातों का ध्यान रखना है। किसी एसिड के कॉन्जुगेट बेस या बेस के कॉन्जुगेट एसिड में सिर्फ एक H प्लस आयन का फर्क होता है। यानी कि ये कॉन्सेप्ट में अगर आप H3PO4 और आप H2PO4 माइनस लगाएंगे, ठीक है, और मान लीजिए आपने सेकेंड एक ले लिया H3PO4 और एक ले लिया HPO4 2 माइनस, और मान लीजिए आपने ले लिया H2PO4 माइनस और PO4 3 माइनस, और एक आपने ले लिया H2CO3 और HCO3 माइनस। तो आप बताइए ये कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर का जो रिलेशन है KA इंटू KB बराबर KW, ये इनमें से कहां लगेगा और कहां नहीं लगेगा, सोचकर बताइए कहां लगेगा और कहां नहीं लगेगा। तो देखिए इन दोनों एसिड और कॉन्जुगेट बेस में कितने H का अंतर है, एक H का अंतर है, तो यहां लग जाएगा क्योंकि इस एसिड का कॉन्जुगेट बेस ये है।
अब यहां पर देखिए, इस एसिड का कॉन्जुगेट बेस ये नहीं है, बल्कि ये कॉन्जुगेट बेस इसका है, तो यहां नहीं लगेगा। फिर देखिए H2PO4 माइनस और यहां है PO4 3 माइनस, यानी इसका कॉन्जुगेट बेस ये वाला है HPO4 2 माइनस, तो यहां पर भी नहीं लगेगा। अब यहां पर देखिए H2CO3 और इसमें से एक H प्लस आयन निकाल देंगे तो HCO3 माइनस, यानी यहां पर लगेगा। तो ऐसे केस में आपको K इंटू KB बराबर KW नहीं लिखना है। क्लियर हुआ? क्या आपको रिलेशन बिटवीन Ka एंड Kb ऑफ अ कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर की बात समझ में आ गई? 1 और 4 बिल्कुल सही। ऐश्वर्या ने भी सही आंसर दिया है, स्मृति ने भी सही आंसर दिया है। यहां तक सबको समझ में आया? जल्दी से देखते जाइए। तो ये एक छोटा सा कंसेप्ट है और एक बड़े से सवाल में आपको ये छोटा सा कंसेप्ट अप्लाई करना होगा आगे चल के। चलिए केस वाइज स्टडी करते हैं पीएच वैल्यू। अब हम आ गए कि पीएच के जितने भी सवाल होंगे उनको हम केस में कन्वर्ट करते जाएंगे। तो कितने टाइप के केस हो सकते हैं ये मुझे भी नहीं मालूम, याद भी नहीं है। मैं तो आपको डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस को केस बनाकर लिखता जाऊंगा और आपको समझाता जाऊंगा। अब वो 10 बन जाएं, 15 बन जाएं, 20 बन जाएं, क्या दिक्कत है? ठीक है, तो मैं बिल्कुल स्टार्टिंग से सारी बातें आपको बताता हुआ चल रहा हूं कि पीएच आपको कैसे कैसे निकालना है। तो हम यहां पर जो सबसे पहला केस ले रहे हैं वो ले रहे हैं पीएच ऑफ अ मिक्सचर ऑफ 2 और मोर स्ट्रॉन्ग एसिड। अगर 2 या 2 से ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड मिला दिए जाएं तो उनका पीएच कैसे फाइंड आउट करते हैं। हालांकि ये बात मैं आपको मोलैरिटी ऑफ द रिजल्टेंट सॉल्यूशन ऑफ 2 और मोर स्ट्रॉन्ग एसिड मोल कंसेप्ट में भी पढ़ाया हुआ हूं और उसी का यूज करते हुए हम यहां पर भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू इन सब बातों को समझते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू इन बातों को समझते हैं। तो यहां पर मैं आपको ये एग्जाम्पल समझा रहा हूं। एक बीकर में HCl है, एक दूसरा बीकर है जहां पर H2SO4 है, एक तीसरा बीकर है जहां पर HNO3 है। ये सभी मैंने स्ट्रॉन्ग एसिड लिए हैं विद रिस्पेक्ट टू वाटर, ये सभी स्ट्रॉन्ग है और इन सभी से हम रिजल्टेंट सॉल्यूशन बनाने वाले हैं। रिजल्टेंट सॉल्यूशन बनाने वाले हैं। मे बी पॉसिबल स्टार्टिंग के 1-2 केस आपको थोड़े बोरिंग लगे कि यार वही मोल कंसेप्ट वाली बातें फिर से आ गई, लेकिन जिसको स्टार्टिंग से पीएच के बारे में A to Z समझना है उसके लिए बहुत हेल्पफुल है। तो क्योंकि 11th के भी बच्चे हैं और 12th पास आउट वाले आप लोग भी हैं, तो सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो केस नंबर 1 से इसलिए फिर से स्टार्ट कर रहा हूं। अब यहां पर जो डेटा है वो हम लेट कर लेते हैं। मान लीजिए ये 100 ml है, 0.1 मोलर। ठीक है, अच्छा बीच बीच में मैं चाहता नहीं हूं कि ऐसे मैं 4 सवाल कराऊं, तो मैं एक ही सवाल में बहुत कुछ करना चाहता हूं। तो जैसे यहां पर मैंने मोलैरिटी ली, तो अब मैं यहां पर नॉर्मेलिटी ले लेता हूं आपको परेशान करने के लिए। 0.2 नॉर्मल, ये 0.1 मोलर, और मान लीजिए ये ले लिया हमने 300 ml, 0.3 मोलर, और इसके साथ साथ 2 लीटर पानी भी डाल दिया। इसके लिए आप अलग बीकर भी बना सकते हैं। इसके साथ साथ हमने 2 लीटर पानी भी डाल दिया और यह बन गया हमारा रिजल्टेंट सॉल्यूशन। मुझे इस रिजल्टेंट सॉल्यूशन में पीएच कितना आ रहा है ये निकाल के दो। इस रिजल्टेंट सॉल्यूशन में पीएच कितना आ रहा है ये निकाल के देना। अब समझ रहे हो ना? देखिए आप ही के सामने सवाल बनाया, तो ऐसे कितने सारे सवाल बन सकते हैं डेटा को बदल बदल कर, एसिड के नाम बदल कर। ठीक है, तो आपको सिर्फ एक सवाल इस पे सीख लेना है। और जैसा मैं ये एसिड में सिखा रहा हूं ऐसा ही काम बेस में भी कर सकते हैं।
आप एसिड की जगह बेस लिख लो, NaOH लिख लो, CaOH होल ट्वाइस लिख लो, KOH लिख लो, है ना, तो सेम कंसेप्ट लगेगा। तो चलिए pH निकालते हैं। तो सबसे पहले मुझे जो pH निकालना है वो आएगा H+ आयन कंसंट्रेशन से। तो मुझे यहां पर टारगेट करना है किस पर? H+ आयन कंसंट्रेशन पर। तो मुझे H+ आयन कंसंट्रेशन निकालना है, यानी H+ आयन की मोलैरिटी निकालनी है। और मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मोल अपॉन वॉल्यूम। तो मिक्सचर है तो टोटल मोल अपॉन टोटल वॉल्यूम। तो चलिए निकालता हूं मैं H+ आयन कंसंट्रेशन टोटल। तो H+ आयन टोटल कंसंट्रेशन क्या होगा? आप लोग मेरे साथ साथ लिखते जाइए, बल्कि मेरे से आगे लिखिए। तो यहां पर HCl के मिलीमोल ले लेते हैं। मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम मिलीमोल होता है, तो ये कितने मिलीमोल हो गए? 10। 100 इंटू 0.1, 10 मिलीमोल हो गए। प्लस अब यहां नॉर्मेलिटी है, तो इसमें आपको बता देता हूं नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी में क्या रिलेशन होता है। नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर, यही तो होता है। नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर, एन बराबर m इंटू एन फैक्टर होता है। आप सभी को H2SO4 का एन फैक्टर पता है, 2 होता है। नॉर्मेलिटी यहां पर दी गई है 0.2, तो मोलैरिटी क्या हो जाएगी? इसकी मोलैरिटी हो जाएगी, इसकी मोलैरिटी हो जाएगी नॉर्मेलिटी अपॉन एन फैक्टर, यानी 0.2 अपॉन 2, यानी कि कितनी हो गई? 0.1 मोलर। ठीक है, 0.1 मोलर H2SO4 आया, H+ आयन नहीं। अब जब आप H2SO4 को ब्रेक करेंगे, अब जब आप H2SO4 को ब्रेक करेंगे, मैं यहां लिख देता हूं, तो ये 2H+ आयन और SO4 2- आएगा। यानी कि अगर इसका 0.1 मोलर है तो इसका 0.2 मोलर हो जाएगा और इसका 0.1 मोलर ही रहेगा। समझ में बात आ रही है या नहीं? कई बार बच्चों को ये बातें परेशान करती हैं कि यार मोलैरिटी सब दिया है तब तो ठीक है, मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी मिला के देने लग जाएंगे तब क्या करेंगे? अब ऐसे में बच्चे ढूंढते हैं यार कौन सा फॉर्मूला सही है, M1V1 + M2V2 अपॉन V1 + V2 + V3 ये लगाएं, या N1V1 + N2V2 + N3V3 अपॉन V1 + V2 + V3 ये सब लगाएं। और इन फॉर्मूलों में ही बच्चे सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, परेशान रहते हैं। जबकि बेसिक बातें मैंने आपको जब मोल कंसेप्ट पढ़ाया था, तो मैंने कंसंट्रेशन टर्म जब से पढ़ाना चालू किया था, मैंने कभी भी आपको यह नहीं कहा कि आप फॉर्मूले पे फोकस करो। मैंने हर बार आपको यही कहा है फॉर्मूला कैसे बन रहा है, उसके पीछे बेसिक क्या है, उस पर कंसंट्रेट करो, उस पर फोकस करने के लिए बोला। तो यहां पर भी मैं कोई N1V1 M1V1 इन सब पे जाने वाला नहीं हूं, है ना। ये सब स्टूडेंट को बेवकूफ बनाने के लिए फॉर्मूले किताब वाले छाप देते हैं। तो मुझे H+ आयन का कंसंट्रेशन ढूंढना है। मुझे H+ आयन के मोलैरिटी मिल चुकी है, H+ आयन की मोलैरिटी मिल गई, वॉल्यूम 200 है, तो मैं लिखूंगा 0.2 इंटू 200 प्लस। अब यहां आ जाते हैं, तो यहां पर क्या हो जाएगा? 0.3 इंटू 300, यहां तो एक ही H है और मोलैरिटी भी गिवन है। समझ गए ना आप लोग? नॉर्मेलिटी आएगी तो क्या होगा, समझ गए? अब यहां पर डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम, वॉल्यूम इज ऑलवेज एडिटिव। तो देखिए 2 लीटर का मतलब 2000, तो ये हो गया, 300 ये हो गया, 200 ये हो गया, 100 ये हो गया, 3 2 5 और 1 6, 600 ml ये हो गया और 2000 ml ये हो गया। यानी आपके पास वॉल्यूम हो गया 2600 ml। क्योंकि ऊपर मैंने मिलीमोल लिखा है तो नीचे मैं वॉल्यूम को ml में लिख रहा हूं, ठीक है ना। तो कोई दिक्कत नहीं है, ये मोल अपॉन वॉल्यूम ही कहलाएगा, ये मोल अपॉन वॉल्यूम इन लीटर ही बन जाएगा। अब आप इस एक्सप्रेशन को सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आएगा H+ आयन कंसंट्रेशन। तो ये कितने मिलीमोल बन गए हमारे? 10, और ये कितने मिलीमोल बन गए हमारे? 40, है ना। 40 10 40, और साथ में ये कितने बन गए? ये बन गए हमारे 90 डिवाइडेड बाय 2600, 2600, ठीक है। तो ये बन गया हमारा 140 डिवाइडेड बाय 2600,
इसको सॉल्व कर लीजिए, ये H प्लस आयन कंसंट्रेशन आ जाएगा और आखिरी में pH बराबर माइनस लॉग ऑफ H प्लस आयन कंसंट्रेशन लगा दीजिएगा, आंसर। क्या मेरी बात आप लोगों को समझ में आ रही है? क्या मेरी बात आप सभी को समझ में आ रही है? अमन, ये 1.26 बेटा इस वाले का आंसर है? क्या ये 1.26 इस वाले क्वेश्चन का आंसर है या किसी और का आप बता रहे हो? अब देखो आंसर भी अलग अलग आ रहे हैं। ऐश्वर्या का आंसर आया है 0.0538, अमन का आंसर आया है 1.26, जो कि अच्छा खासा डिफरेंस है। तो भाई अब कैलकुलेशन, अगर मैथमेटिक्स तुम लोगों से नहीं लग पा रही है, जोड़ने घटाने डिवाइड करने में अगर दिक्कत हो रही है, तो यहां पर मैं कुछ नहीं कर सकता। कॉन्सेप्ट क्या था वो मैंने आपको बता दिया। यहां कुछ गड़बड़ हुई हो तो बता दो, उसको भी चेक कर लेते हैं। 100 इंटू 0.1 10 मिलीमोल बनेगा, और यहां पर नॉर्मेलिटी दी थी तो मोलैरिटी निकाल ली, 0.2 अपॉन एन फैक्टर 0.1, तो H प्लस आयन 0.2 बन गया, 0.2 इंटू 200 ये भी सही है, तो इसके मिलीमोल बन गए 40, ये भी ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर 0.3 इंटू 300, तो इसके मिलीमोल बन गए 90, ये भी ठीक है। और यहाँ पर वॉल्यूम 300, 200 और 100, तो कितना हो गया 600, और ये 2600, ये भी सही है। तो यहाँ तक जहाँ तक मैंने सॉल्व किया है ये बिल्कुल सही है। आप यहाँ से H प्लस आयन कंसंट्रेशन निकालकर यहाँ पर वैल्यू लगाइए, ये जो आंसर होगा यही फाइनल होगा। pH कितना आ रहा है बेटा? pH 1.26, ठीक है 1.26, ये हमारा आंसर है। मैच कर रहा है सभी का? 1.268 बता रहे हैं, ठीक है, बहुत अच्छे, वेरी गुड। तो इस तरह से 2 या 2 से ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड अगर होंगे तो हम उनका pH ऐसे निकालेंगे। याद रहे, स्ट्रॉन्ग एसिड। अब किसी का भेजा ये नहीं लगना चाहिए सर यहां पर कॉमन आयन इफेक्ट ऑफ वाटर कुछ भी नहीं, ये जो चल रहा है यही है, ऐसे ही बेस में लगाना। चलिए केस नंबर 2 में आते हैं। केस नंबर 2, pH ऑफ अ मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड बेसिस। अगर एसिड और बेस दोनों मिलाए जाएं तब हम pH कैसे निकालेंगे, तो इस बात को भी मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूं। तो इसके लिए भी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक कंटेनर है जहां पर HCl है, फिर एक कंटेनर है इसमें H2SO4 है, फिर एक कंटेनर है जिसमें कि NaOH है, फिर एक कंटेनर है जिसमें कि BaOH का होल ट्वाइस है। देखिए जितना कठिन बना सकता था मैंने बना लिया। और साथ में 1 लीटर पानी, साथ में 1 लीटर पानी मिलकर बन गया रिजल्टेंट सॉल्यूशन। ये आया अपना रिजल्टेंट सॉल्यूशन, ठीक है। और रिजल्टेंट सॉल्यूशन का अपने को pH फाइंड आउट करने को बोला जा रहा है। तो ये मैंने एसिड और बेस ले लिए। तो अब ये एसिड और बेस में ये 0.1 मोलर ले लिया और ये 200 ml ले लिया। यहां पर 0.1 नॉर्मल ले लिया और यहां पर 100 ml ले लिया। यहां पर मैंने 0.3 नॉर्मल ले लिया और यहां पर 300 ml ले लिया। और यहां पर मैंने 0.2 मोलर ले लिया और यहां पर 200 ml ले लिया। कुछ भी डेटा अपने आप से लगा रहा हूं। अरे यार मुझे पता है, देखो क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा एसिड बेस को पूरी तरह से टाइट्रेट कर देगा तो सॉल्यूशन क्या बन जाएगा? न्यूट्रल। कुछ भी नहीं बचा, कुछ भी नहीं बचा का मतलब सिर्फ वाटर रह गया। तो pH क्या बोल दूंगा? 7। अगर एसिड के मिलीमोल्स ज्यादा आए तो pH क्या हो जाएगा? 7 से कम। अगर बेस के मोल्स ज्यादा आए, मिलीमोल्स ज्यादा आए, तो इसका मतलब बेसिक सॉल्यूशन हो जाएगा। तो pH क्या हो जाएगा? 7 से थोड़ा ज्यादा। लेकिन ये सारी बातें जो 7 से कम, 7 से ज्यादा, ये सारी बातें मैं तब कर रहा हूं
जब टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस हो सकता है कि आपके जोश का फायदा उठाते हुए एग्जाम में ऐसा ही सवाल आए और आपको बेवकूफ बना दिया जाए। कैसे? ये जो सिस्टम है ये ऑपरेट 25 पे ना कराकर किसी दूसरे टेम्परेचर पे कराया जाए और उसका KW दे दिया जाए। मान लीजिए बोल दिया जाए कि 63 डिग्री सेल्सियस पे KW 10 टू द पावर ऑफ -12 होता है, या 63 पे 10 टू द पावर -30 होता है, तो मैं थोड़ा और बढ़ा लेता हूं, 90 डिग्री सेल्सियस पे 10 टू द पावर ऑफ -12 होता है। ऐसा ले लिया गया कि 90 डिग्री सेल्सियस पे ये सब हो रहा है और वहां पर KW कितना है, 10 टू द पावर ऑफ -12। अब मान लीजिए आपके H+ आयन का कंसंट्रेशन और OH- आयन का कंसंट्रेशन सबका सेम आ गया। मान लीजिए ऐसा हो गया, डेटा फिट कर दिया, यानी न्यूट्रल हो गया, सॉल्यूशन ना एसिडिक है ना बेसिक है। अब आपने झटके में लिख दिया 7 पे टिक लगा दिया, ऑप्शन में भी है, जबकि सही आंसर क्या है 6, क्योंकि KW कितना है 10 टू द पावर ऑफ -12। तो अब की बार जो न्यूट्रल पॉइंट आएगा वो 6 पर आएगा। तो ये सब गलतियां मत कीजिएगा, समझ आ रहा है? ऐसे छोटे छोटे सवाल बनाकर बच्चों का IQ चेक किया जा सकता है। और अब की बार तो जेईई मेन के पेपर में ढेर सारे सवाल बनेंगे, तो ऐसे टाइप के सवालों के बनने की प्रोबेबिलिटी भी है। समझ में आ रहा है? चलिए फिर अब इस बात को हम समझते हैं। तो हम क्या करते हैं, पहले एसिड अलग सॉल्व कर लेते हैं और बेस अलग सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम H+ आयन के मिलीमोल्स निकाल लेते हैं। टोटल मिलीमोल्स ऑफ H+ के टोटल मिलीमोल्स निकालते हैं, ठीक है। फिर हम OH- के टोटल मिलीमोल निकाल लेंगे। तो H+ के टोटल मिलीमोल्स क्या हो जाएंगे बताइए? ये हो जाएंगे 0.1 इंटू 200, 0.1 इंटू 200 है ना, ये बन गया हमारा 20 मिलीमोल। अब यहां आ जाओ H2SO4। अच्छा ये नॉर्मेलिटी दे रखा है, तो मोलैरिटी बराबर क्या हो जाएगा 0.1/2, 0.1/2, ठीक है। और जब आप H+ आयन के लिए निकालोगे तो इंटू 2 फिर करोगे, तो ये 0.1 ही रहेगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है? तो 0.1 इंटू 100 ये H+ आयन के लिए आ गया। तो ये मिलीमोल टोटल कितने बन गए आपके? ये टोटल मिलीमोल बन गए आपके 20, और ये 10, 30, 30 मिलीमोल आपके बन गए H+ के। अब ठीक इसी तरह से आप टोटल मिलीमोल्स ऑफ OH- आयन निकाल लो। कंसंट्रेशन नहीं निकाल रहे हैं अभी, हम सिर्फ मिलीमोल्स निकाल रहे हैं। तो OH- के मिलीमोल कितने हो जाएंगे 0.3 इंटू 300 प्लस, अब यहां मोलैरिटी ही दिया है, कोई दिक्कत नहीं। तो जितना बेरियम हाइड्रोक्साइड की मोलैरिटी, इसका डबल OH- आयन की मोलैरिटी होगी, तो 2 इंटू 0.2 इंटू 200। अब ये कितना बन जाएगा? तो ये मिलीमोल हो गए 90, और ये मिलीमोल कितने हो गए? ये मिलीमोल हो गए आपके 80, ठीक है। ये 80 तो बनेगा, 80 और 90, ये हो गया 170 मिलीमोल। ऑब्वियस सी बात है, बेसिक सॉल्यूशन है, क्योंकि बेस के मिलीमोल्स ज्यादा हैं। तो अब हमें क्या निकालना है कि यहां पर pH कितना होगा, समझ रहे हैं आप? तो pH निकालने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा? अगर एसिड के मिलीमोल्स ज्यादा होते तो डायरेक्ट आ जाता। अब OH के मिलीमोल कितने हैं 170। ये 170 मिलीमोल दो तरह से काम करेंगे। पहले इसके 30 मिलीमोल खर्च हो जाएंगे इस एसिड से न्यूट्रलाइज होने में, इस एसिड से न्यूट्रलाइज होने में, समझ में आ रहा है? अब इसके 170 में से 30 चले गए तो कितने बचे 140, तो वो बनेगा हमारा OH- आयन। कंसंट्रेशन कैसे निकालेंगे? 170 माइनस 30 डिवाइडेड बाय 140 हो गया ये, और डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम, टोटल मिलीमोल अपॉन टोटल वॉल्यूम। अब जरा टोटल वॉल्यूम कैलकुलेट कीजिए, 200 और 300 और 300, 600 और 2 800, 800 और 1000 1800। वॉल्यूम इज ऑलवेज एडिटिव, बताया था मैंने आपको, ठीक है। तो आप लोग एक बार जल्दी से इसको लिख लीजिए,
300 300 600 2 800 और 1000 1800 1800। तो ये हमारा बन गया 140 डिवाइडेड बाय 1800। ये एक जीरो से कैंसिल, तो ये 2 7 जा और ये 2 9 जा, तो ये बन गया 7/90। ये आ गया हमारा OH माइनस आयन कंसंट्रेशन। अब इस OH माइनस आयन कंसंट्रेशन से आप निकालोगे POH। ठीक है, यहां पर लिख लीजिए, अदरवाइज कोई भी ऑब्जेक्शन कर देगा 25 डिग्री सेल्सियस, हालांकि नहीं लिखा होता है तो 25 ही मान लेते हैं। तो आप निकालोगे POH, तो आपके पास OH माइनस आयन कंसंट्रेशन आ चुका है। OH माइनस आयन कंसंट्रेशन आपके पास आ चुका है 7/90। ये मोल पर लीटर में है, याद रहे, कोई चेंज मत करना, क्योंकि मैंने मिली मोल ऊपर लिया है और नीचे वॉल्यूम में ml लिया है। तो ये POH निकाल लेंगे हम लोग माइनस लॉग 7/90 ऐसे POH, और फिर pH निकालने के लिए 14 माइनस POH कर देंगे तो अपना pH वैल्यू आ जाएगा। कोई समस्या, कोई डाउट? अमन ने आंसर निकाला है 12.9। चलिए और भी लोग जरा वेरीफाई कीजिए, बाकी लोग भी आंसर बताइए। pH कितना आ रहा है? ऐसे ही अगर आप बेसिक से पढ़ते जाओगे, सीरियल वाइज पढ़ते जाओगे, टाइप ऑफ क्वेश्चन के थ्रू पढ़ते जाओगे, तो मैं गारंटी लेता हूं आपको कभी भी आयनिक इक्विलिब्रियम में आप डिफिकल्टी ज्यादा फेस ही नहीं करोगे, क्योंकि आपको पता है इस टाइप का सवाल है तो ऐसा काम करना है। हिमांग का भी आंसर आया है 12.9। और भी लोग जरा वेरीफाई कीजिए, समझ में आए क्या आंसर आ रहा है। विनीता का भी 12.9। चलिए सभी का आंसर 12.9, pH 12.9। तो pH अपना आंसर आ गया, अपना आंसर आ गया है pH। pH ही बता रहे हो ना? pH ही बताओगे यार, POH क्यों बताओगे? 12.9 यानी बेसिक। आपसे पूछा भी जा सकता था कि रिजल्टेंट सॉल्यूशन कैसा होगा, वो खैर यहां तक लाने की क्या जरूरत थी, वो तो यहीं पे समझ में आ गया था। रिजल्टेंट सॉल्यूशन बेसिक है। जल्दी से देख लो, आंसर मैच कर रहा है सभी का? सभी का आंसर मैच कर रहा है। चलिए केस नंबर 3 पे आते हैं। केस नंबर 3, pH ऑफ अ वीक मोनोप्रोटिक एसिड। मोनोप्रोटिक का मतलब ऐसा वीक एसिड जो एक H+ आयन दे। ये तो अभी कल ही कराया था, ये तो अभी कल ही कराया था, वीक मोनोप्रोटिक एसिड। लेकिन कल तो 10⁻⁻8 मोलर HCl कराया था, है ना। स्ट्रॉन्ग एसिड को वेरी वेरी डाइल्यूट कर दिया था, ऐसा सवाल था। कंसेप्ट वही यूज होना है, आपको मालूम चल गया है कब वाटर का कॉमन आयन इफेक्ट लेते हैं, कब नहीं लेते हैं, याद है ना ये सब। कब 1 - अल्फा को 1 लेना है, कब नहीं लेना है, पता होना चाहिए। कंसेप्ट, अगर जो ट्रिक्स मैंने आपको बताई हैं उनको जितनी जल्दी याद कर लो वो ज्यादा अच्छा है। ट्रिक्स हमेशा याद रहनी चाहिए, तभी आप लोग क्वेश्चंस तुरंत अटेम्प्ट कर पाओगे। चलिए एक सवाल से इसको समझते हैं। कैलकुलेट द pH ऑफ 10⁻⁻6 मोलर एसिटिक एसिड, जिसका Ka पता है, pKa भी गिवन है। अच्छा ये तो बहुत अच्छी बात है, माइनस लॉग Ka दे दिया है, pKa 4.74 है ना। तो मुझे यहां पर करना क्या है, मुझे इसका pH बताना है। कंसंट्रेशन मेरे पास है, तो अब पहली बात यह आती है कि यहां पर वाटर का कॉमन आयन इफेक्ट ले या ना ले। तो क्योंकि यहां पर 10⁻⁻6 दिया है, ठीक है ना, तो 10⁻⁻6 कंसंट्रेशन इसका है, C की वैल्यू। तो हम लोगों को वीक एसिड में क्या देखना होता है, Ka/C। तो ये रहा Ka और ये रहा C, दोनों का मल्टीप्लाई करने पर कितना बनेगा, 10⁻⁻11 10⁻⁻11 बनेगा।
तो 10 टू द पावर ऑफ -11, और मैंने आपसे कहा था कि अगर Ka इंटू सी, के इक्विलिब्रियम इंटू सी की वैल्यू 10 टू द पावर ऑफ -12 से बड़ी हो, तो क्योंकि उसका रूट निकालेंगे तो 10 टू द पावर ऑफ -6 वही आ जाएगा, उससे बड़ी आ गई। तो अगर Ka इंटू सी 10 टू द पावर, अगर Ka इंटू सी 10 टू द पावर ऑफ -12 से बड़ा हो, तो वो बड़ी वैल्यू जो भी आएगी वो 10 टू द पावर ऑफ -6 से बड़ी आ जाएगी रूट निकालने पर, जो उसका कंसंट्रेशन होगा। तो ऐसे में अपने को वाटर का कॉमन आयन इफेक्ट लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। ओके। और अगर ये वैल्यू 10 टू द पावर ऑफ -12 या उससे छोटी होती तो फिर ऐसे में कॉमन आयन इफेक्ट जरूर लेना चाहिए था। तो यहां पर कॉमन आयन इफेक्ट ऑफ वाटर हटाकर आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं इजीली। बहुत माइन्यूट, वेरी वेरी माइन्यूट एरर बनेगा जो कि चल जाएगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। एसिटिक एसिड रिवर्सिबल विद एसीटेट आयन और साथ में H+। अच्छा, यहां पर 1 - अल्फा को 1 लेना है या नहीं, तो चलिए ये भी बता देता हूं आपको। Ka इंटू सी कर दीजिए, तो 1.8 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -5 अपॉन सी करेंगे 10 टू द पावर ऑफ -6, तो ये ऊपर जाएगा तो अच्छा खासा वैल्यू बन जाएगा, है ना। तो ये 10 टू द पावर ऑफ -3 से क्या है, बड़ा है, देख लीजिए, ठीक है। समझ में आ गया क्या बताया था आप लोगों को। Ka अपॉन सी की वैल्यू अगर 10 टू द पावर ऑफ -3 या उससे छोटी हो जाए तो 1 - अल्फा को 1 नेग्लेक्ट करेंगे। लेकिन ये वैल्यू तो आप जैसे ही ले जाएंगे तो देखिए क्या हो रहा है, ये 10 टू द पावर ऑफ 6 ये 18 बन जाएगा, और 18 बन जाएगा तो अल्फा बराबर √Ka अपॉन सी, अगर 18 का रूट निकालेंगे तो अच्छा खासा वैल्यू बनेगा। तो 1 - अल्फा को आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। तो C इंटू 1 - अल्फा, सी अल्फा है ना। ऐसे में Ka बराबर C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 - अल्फा, दैट्स इट। अब यहां से मुझे अल्फा मिल जाए, तो अल्फा मिलने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, C अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू Ka माइनस Ka इंटू अल्फा, यही तो है। C अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू Ka माइनस Ka इंटू अल्फा। तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, C अल्फा स्क्वायर प्लस Ka इंटू अल्फा माइनस Ka बराबर 0। Ka आपको पता है, C आपको पता है, यहां से धराचार्य वाला फॉर्मूला लगाकर आप अल्फा निकाल लेंगे, माइनस Ka प्लस माइनस √b स्क्वायर यानी कि Ka का स्क्वायर माइनस 4a और C माइनस 4ac, तो 4c इंटू Ka डिवाइडेड बाय 2c, ये बन जाएगा। ये वैल्यू लगाकर आप अल्फा निकालेंगे, रियल रूट लेने हैं, याद रहे। ये अल्फा की वैल्यू आते ही आप लिखेंगे H+ आयन कंसंट्रेशन इज इक्वल टू C अल्फा। अगर सवाल में ऐसे में बोल दे कि नेग्लेक्ट कर देना है तो ठीक है, लेकिन नेग्लेक्ट करता हुआ बन नहीं रहा है, वो देख लीजिए आप खुद ही, नेग्लेक्ट बनता हुआ दिख नहीं रहा है, तो कभी नहीं बोल सकता ऐसे सवाल में नेग्लेक्ट कर दीजिए। तो आपको अल्फा ऐसे निकालना ही पड़ेगा, थोड़ी तकलीफ जरूर होगी, लेकिन ये तकलीफ को सह लीजिए और ये अल्फा निकाल लीजिए। अल्फा निकालने के बाद आपका आ जाएगा H+ आयन कंसंट्रेशन एट टाइम t इक्विलिब्रियम पे C अल्फा, और यहां से फिर आप निकाल लीजिएगा pH माइनस लॉग ऑफ H+ आयन कंसंट्रेशन। अब अल्फा आप निकालिए तो सब कुछ सॉल्व है। यहां तक कोई परेशानी, यहां तक कोई समस्या? जल्दी देखिए एक बार, में कोई डाउट, कुछ पूछना है? किसी वीक एसिड का pH आप कैसे निकालेंगे? अब यहां पर अगर 1 - अल्फा को 1 ले लेते तो थोड़ा आसान हो जाता है ना, फिर यहां पर अल्फा बराबर √Ka अपॉन C निकालते, जैसे वहां पर था Ka अपॉन C,
तो अल्फा आ जाता है एच प्लस आयन बराबर सी अल्फा। तो जेई मेन और नीट में कोशिश यही करेंगे वो लोग कि ऐसा कुछ ना दें आपको सिंपली अल्फा बराबर अंडर रूट के अपॉन सी लगा के आंसर आ जाए, क्योंकि भाई टाइम कम होता है और कम टाइम में इतना सब कुछ ये सब सॉल्व कर पाना थोड़ा मुश्किल है। समझ गए ना? क्लियर है? एक काम और कर सकते हैं आप, चालाकी भरा काम। चालाकी भरा काम क्या होगा, लेकिन यहां पर एरर अच्छा खासा बन जाएगा, बड़ा एरर बन रहा है। अदरवाइज अगर इतना बड़ा एरर नहीं होता तो क्या करते, अल्फा बराबर अंडर रूट के अपॉन सी निकाल के देख लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम H प्लस आयन कंसंट्रेशन निकाल लेते हैं। समझ में आ रहा है? और उसके अकॉर्डिंग हम pH निकाल लेते हैं और जो नियर बाय में होता है उस पर टिक लगा देते हैं। भाई थोड़ा बहुत एरर बना होगा तो थोड़ा बहुत H प्लस आयन के कंसंट्रेशन में आएगा, लेकिन एरर बहुत बड़ा बनेगा, फिर 10 टू द पावर में कितना जाएगा और वो कितना हो जाएगा, यहां पर बड़ा उलटफेर हो सकता है। इसलिए आप ऐसे सवालों में तो ऐसे ही करें, ठीक है? जब एरर बड़ा बने तब तो पूरा सही से शराफत के साथ सॉल्व करना है। चलिए आगे आते हैं। एक सवाल और है, बड़ा अच्छा सवाल है, ये प्रूफ करने का है। वीक मोनोबेसिक एसिड पर ही मैंने आपको पीएच निकालना सिखाया, अब मैं आपको पीएच नहीं निकालना सिखा रहा हूं, अब मैं आपसे प्रूफ करने के लिए कह रहा हूं। प्रूव दैट डीओडी यानी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या डिग्री ऑफ आयनाइजेशन ऑफ अ वीक मोनोबेसिक एसिड इज गिवन बाय अल्फा बराबर 1/1 प्लस 10 टू द पावर ऑफ pKa माइनस pH, जहां पर Ka डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड है और pH तो आप जानते ही हैं। तो आपको किसी वीक एसिड के लिए अल्फा ये होता होगा, ये प्रूफ करना है। और देखिए ये रिलेशन आपके बड़े काम का है। क्यों काम का है? अगर आपको Ka pH पता है और Ka पता है तो अल्फा बराबर डायरेक्ट आ जाएगा यहां से, यानी पीछे वाले सवाल में आप अगर ये रिलेशन यूज कर लो और ये वैल्यू पुट कर दो तो आपको तुरंत अल्फा मिल जाएगा। और देखिए पीछे वाले सवाल में आपको pKa दिया था, पीछे वाले सवाल में आपको pKa दिया था 4.74, तो आपको pH तुरंत मिल जाएगा। लेकिन आपको pH नहीं पता है और फिर अल्फा भी नहीं पता है तो लफड़ा हो जाएगा। अब आपको pH तो निकालना ही है और अल्फा भी निकालना है, तो यहां पर प्रॉब्लम हो जाएगी। लेकिन अगर सवाल ऐसा आए, सोचिए अल्फा मालूम हो, pH निकालना हो, pH पता हो, अल्फा निकालना हो, कितना आसान है। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। तो ये प्रूफ कैसे किया जाए, ये प्रूफ कैसे किया जाए, चलिए सॉल्व करते हैं, समझेंगे। जब सॉल्व करेंगे तभी कुछ मिलेगा, बिना पेन चलाए कैसे कुछ मिलेगा, है ना? तो मान लेते हैं कोई Ha नाम का वीक एसिड है जो कि H प्लस आयन और A माइनस में कन्वर्ट हो रहा है, C इंटू 1 माइनस अल्फा, C अल्फा, C अल्फा। तो Ka बराबर हो गया H प्लस आयन कंसंट्रेशन A माइनस, हालांकि ये सब लिखने की क्या जरूरत है, सीधा लिखें, यानी कि C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। समझ गए ना? ये सब इतना मत लिखा करो, डायरेक्ट लिखा करो, C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। अब क्या करा जाए यार, समझ नहीं आ रहा। अल्फा चाहिए, pKa आना चाहिए, pH आना चाहिए, अल्फा चाहिए, pKa आना चाहिए, pH आना चाहिए। चलिए देखिए आप में से कितने लोग प्रूफ कर पाते हैं, मैं भी देखूं। मेरे को तो नहीं समझ में आ रहा अभी क्या करना है। आप लोग देखिए, आप लोगों से बनता है। K बराबर C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, Ka बराबर C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। अब आप लोग सोच रहे होंगे 1 माइनस अल्फा को नेग्लेक्ट करें या ना करें। अगर कर दोगे तो कभी नहीं प्रूफ कर पाओगे। अगर 1 माइनस अल्फा को 1 ले लोगे तो कभी नहीं प्रूफ होगा। 1 माइनस अल्फा को 1 माइनस अल्फा बने रहने दो और फिर सोचो कि अब क्या कर सकते हो, फिर सोचो कि अब क्या कर सकते हो। सवाल एक बार और पढ़ लेता हूं, कोई डेटा नहीं दिया है, फिर कैसे प्रूव होगा कि A बराबर C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। क्या इसमें C का टर्म आया है प्रूफ में? नहीं आया है।
कुछ गड़बड़ तो नहीं है, सॉल्व कीजिए, खैर पता चलेगा। के ए बराबर सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। पी एच चाहिए तो एच प्लस आइन लाना पड़ेगा, सी अल्फा होता है, तो सी अल्फा होता है, यहां से सी निकाल लें, क्या हो जाएगा, के ए इंटू 1 माइनस अल्फा अपॉन अल्फा स्क्वायर। क्या ये सी के बराबर हो जाएगा, देखिए के ए इंटू 1 माइनस अल्फा अपॉन अल्फा स्क्वायर, ये सी के बराबर हो, यहां लगा दें के ए इंटू 1 माइनस अल्फा अपॉन अल्फा स्क्वायर और यहां पर इंटू अल्फा, तो इसका मतलब इस हिसाब से एक अल्फा कट गया, तो ये बचा के ए इंटू 1 माइनस अल्फा अपॉन अल्फा, के ए इंटू 1 माइनस अल्फा अपॉन अल्फा। ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमें जो प्रूव करना था उसमें कहीं पर भी सी नहीं दिख रहा था, तो ऑब्वियस सी बात है कि सी को एलिमिनेट किया जाए, तो सी को एलिमिनेट कर दिया। यहां से हमारे पास H प्लस आयन कंसंट्रेशन बराबर आ गया के ए इंटू 1 माइनस अल्फा अपॉन अल्फा। देख लीजिए, बोलिए कोई दिक्कत, अब होता दिख रहा है प्रूफ, अब तो सी भी नहीं है। अब क्या किया जाए, अब मुझे एक्सप्रेशन में जो प्रूफ करना है वहां पी एच आना है, पी के ए आना है, तो लॉग ले लेते हैं, तो लॉग ऑफ H प्लस आयन कंसंट्रेशन बराबर लॉग के ए है ना, और साथ में प्लस लॉग 1 माइनस अल्फा और साथ में माइनस लॉग अल्फा। बोलिए क्लियर है, क्लियर है या नहीं। चलिए -1 का दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहां पर भी -1 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहां पर भी -1 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो दोनों तरफ -1 का मल्टीप्लाई हो गया। तो अब ये वाला क्या बन गया, पीएच। चलिए -1 को अंदर लेके चलते हैं, माइनस लॉग के ए को क्या बोल देंगे, पी के ए, फिर ये हो गया माइनस लॉग 1 माइनस अल्फा और ये माइनस माइनस प्लस, तो ये साथ में आ गया प्लस लॉग अल्फा और ये माइनस में आ गया लॉग 1 माइनस अल्फा। समझ रहे हो ना, मैं डायरेक्ट भी कर सकता था लेकिन मैंने सोचा कि एक स्टेप रख देता हूं, तो पी एच माइनस पी के ए इज इक्वल टू लॉग अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा। देख लो भाई, पी एच माइनस पी के ए बराबर लॉग अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा, तो अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा दैट इज इक्वल टू 10 टू द पावर ऑफ पी एच माइनस पी के ए, एंटी लॉग हो गया अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा। ठीक है ना। अब प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है पी के ए माइनस पी एच, वो भी समझ में आ रहा है। 1 माइनस अल्फा अपॉन अल्फा इज इक्वल टू 10 टू द पावर ऑफ पी के ए माइनस पी एच, ये लो, और ये हो गया 1 अपॉन अल्फा माइनस 1, तो ये आ जाएगा 1 प्लस 10 टू द पावर ऑफ पी के ए माइनस पी एच। तो अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, अल्फा बराबर हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस 10 टू द पावर ऑफ पी के ए माइनस पी एच। हो गया प्रूफ। ये रिलेशन भी काम का है। हो सकता है ऐसे ऑप्शन ही बना के दे दिए जाए, आप कहोगे प्रूफ तो आएगा नहीं पेपर में, बिल्कुल नहीं आएगा। सवाल पीछे जो दिया था यहां तक लिख देंगे, वीक मोनोबेसिक एसिड का डीओडी कितना होता है, और ऑप्शन में ऐसे लिख देंगे। अब तो करोगे ना प्रूफ, तो इसको समझ भी लो और इसको रट भी लो। नंबर लाने के लिए सब कुछ आना चाहिए, साम दाम दंड भेद सब कुछ आना चाहिए, है ना। तो एन केन प्रकारेण नंबर आने चाहिए, क्योंकि उसी से सिलेक्शन है। प्रूव हो गया, चलिए बहुत अच्छा, बधाई हो। आगे बढ़ते हैं। केस नंबर 4, पीएच ऑफ अ वीक पॉलीप्रोटिक एसिड। वीक पॉलीप्रोटिक, अभी था
पीएच ऑफ अ वीक मोनोबेसिक एसिड, यानी जो एक H+ आयन दे सके। अब है पीएच ऑफ अ वीक पॉलीप्रोटिक एसिड, यानी जिस वीक एसिड में एक से ज्यादा H+ आयन दे सके। तो H3PO4 एक वीक एसिड है और ये 1 2 3 H+ आयन तक दे सकता है। तो किसी वीक पॉलीप्रोटिक एसिड में पीएच कैसे निकालते हैं? ये बड़ा भेजा पकाऊ सवाल होता है, क्योंकि इसमें Ka1, Ka2, Ka3 तीनों लगता है। लेकिन अगर आप इसको कंसेप्ट को समझ गए तो ये सवाल सॉल्व करने में आपको ज्यादा देर लगने ही नहीं वाली। इसका पीएच निकालना बहुत ही आसान होता है, बट आपको कंसेप्ट के बारे में मालूम होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं। H3PO4 एक वीक पॉलीप्रोटिक एसिड है। इसको डिसोसिएट करेंगे H+ आयन और H2PO4 माइनस, ये उसका कॉन्जुगेट बेस बन जाएगा। इसका Ka1 हमें गिवन होगा, सवालों में हमें Ka1 इसका गिवन होगा, ठीक है। फिर क्या होगा? H2PO4 माइनस, ये आगे जाएगा और ये बनाएगा H+ प्लस HPO4 2 माइनस। इसका Ka2 हमें गिवन होगा क्वेश्चन में, अभी मैं क्वेश्चन भी करा दूंगा। और फिर HPO4 2 माइनस, ये जाएगा H+ और PO4 3 माइनस में, और इसका Ka3 भी हमें गिवन होगा सवालों में। अगर मैं इन तीनों रिएक्शन को ऐड कर दूं तो जैसा आप सोच रहे हैं बिल्कुल सही है, वो बन जाएगा H3PO4 रिवर्सिबल विद 3H+ आयन प्लस PO4 3 माइनस आयन, और इसका Ka जो होगा वो Ka1 इंटू Ka2 इंटू Ka3 के बराबर होगा। सही बात है। लेकिन जब सवाल आएगा तो समझिए आपसे क्या पूछा जा रहा होगा। सवाल में आपको Ka1, Ka2, Ka3 गिवन होगा और H3PO4 का कंसंट्रेशन गिवन होगा। तो H3PO4 का टाइम t बराबर 0 पे कंसंट्रेशन है C, तो ये हो गया 0 0। समझ गए? कंसंट्रेशन C, तो ये 0 0, टाइम t बराबर 0 पे, टाइम t इक्विलिब्रियम पर क्या होगा। तो समझिए आपको क्या क्या गिवन है। आपको सवाल में गिवन होगा Ka1, Ka2, Ka3 और C। इतने की मदद से आपको पीएच निकालना है। अब आप समझ रहे होगे ये H+ आयन जो बना फिर आगे टूटा फिर आगे टूटा। क्लियर हो रहा है? कोई आइडिया क्या करेंगे? किसी के पास कोई आइडिया है ऐसे सवाल में क्या करना चाहिए? सवाल बहुत अच्छा है, सवाल बहुत कठिन है, सवाल बहुत सरल भी है। पहली बार सॉल्व करोगे या दूसरी तीसरी बार बेवकूफों की तरह सॉल्व करोगे तो बहुत कठिन है। पहली बार सवाल सॉल्व करके अगर कुछ सीख ले ली तो बहुत आसान है। चलिए सॉल्व करते हैं। तो हम C में से यहां x कुछ कम कर देते हैं, तो यहां x बन जाएगा, यहां पर भी x बन जाएगा। अब वही साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम की बातें, यहां पर टाइम t इक्विलिब्रियम पे ही अब बात करेंगे। तो यहां पर x माइनस कुछ y आ जाएगा, यहां पर x माइनस y आ जाएगा, तो यहां पर y आ जाएगा, तो यहां पर भी y आ जाएगा। अब फिर यहां पर y माइनस कुछ z आ जाएगा, तो यहां पर z आ जाएगा और यहां पर भी z आ जाएगा। अब कुछ समझ रहे हो या नहीं? अब ऐसा कैसे हो सकता है कि एक ही सॉल्यूशन के अंदर H+ आयन का कंसंट्रेशन x भी हो, y भी हो, z भी हो? ऐसा तो नहीं हो सकता। तो फिर क्या हो सकता है? तो ये हो सकता है
कि यहां पर H प्लस आयन का कंसंट्रेशन एक ही होगा, x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। समझे? और देखिए इन दोनों का कंसंट्रेशन भी सेम होना चाहिए। तो H2PO4 माइनस है तो x माइनस वाई है, तो यहां पर भी माइनस वाई कीजिए। HPO4 2 माइनस है, यहां पर भी वही है, y माइनस जेड है, तो यहां पर भी y माइनस जेड कीजिए। अब सब सही है, अब सब कुछ सही लिखा है। पहले एक बार ये देखिए, इसमें कोई डाउट? किसी को यहां तक कोई दिक्कत, कुछ पूछना है? इसमें कुछ पूछना है? बताओ। अब देखिए H3PO4 एक वीक एसिड था। प्रिंस आप किसके लिए बोल रहे हैं बेटा? नीचे से 2 का निगलेक्ट कर सकते हैं, किसके लिए? इस सवाल के लिए बोल रहे हैं क्या? तो देखिए क्या है, अब सवाल सॉल्व करने पर आते हैं। मुझे H प्लस आयन का कंसंट्रेशन चाहिए जो कि x प्लस वाई प्लस जेड के बराबर होगा, ये चाहिए मुझे। गिवन में सिर्फ वही है, K1 K2 K3 और C पता है। अब सुनिए ध्यान से मेरी बात, ये एक वीक एसिड है, वीक एसिड है तो इसका डीओडी बहुत कम बनता होगा। अब अगर इस वीक एसिड से भी कुछ डिसोसिएट होगा और फिर उससे Y बनेगा, तो इसका मतलब कि X बहुत बड़ा होगा Y और Z के रिस्पेक्ट में, Y बड़ा होगा Z के रिस्पेक्ट में। ये बात आपको समझ में आ रही है कि नहीं? तो X के रिस्पेक्ट में Y और Z को निगलेक्ट कर सकते हैं, Y के रिस्पेक्ट में Z को निगलेक्ट कर सकते हैं। क्यों ऐसा? फिर से समझिए। एक वीक एसिड का डिग्री ऑफ आयनाइजेशन तो वैसे ही कम है, अब आप उस वीक एसिड के कॉन्जुगेट बेस से फिर कुछ डिसोसिएट करके Y बना रहे हैं। क्या मतलब? और फिर उसके बाद भी उसके कॉन्जुगेट बेस के बाद फिर से आप उससे डिसोसिएट करके Z बना रहे हैं, तो इसका मतलब X बहुत बड़ा होगा Y से और Y बड़ा होगा Z से। यानी X के रिस्पेक्ट में आप Y और Z को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। मेरे ख्याल से प्रिंस आप यही बताना चाह रहे थे मुझे, समझ गए? तो यह सवाल बड़ा आसान है, आप इसको बस इन चीजों को नोट करते जाओ, ध्यान रखते जाओ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें आगे बढ़ते हैं। X बहुत बड़ा है Y से और Y बड़ा है Z से। इस हिसाब से अगर हम पहले इक्वेशन में आए जहां पर मुझे Ka1 गिवन है, तो वो बन जाएगा H प्लस आयन H2PO4 माइनस अपॉन H3PO4, है ना? तो ये हमारा Ka1 बन जाएगा H प्लस आयन कंसंट्रेशन H2PO4 माइनस डिवाइडेड बाय H3PO4। ठीक है? तो अब देखिए यहां पर है ये X प्लस वाई प्लस जेड, और यहां पर कितना है H2PO4 माइनस में? H2PO4 माइनस में X माइनस वाई, ये है X माइनस वाई, सही है ना? ये X बना था, X माइनस वाई, और डिवाइडेड बाय C माइनस X, ये है Ka1, ये Ka1 का एक्सप्रेशन है। तो यहां पर मैं Y और Z को नेग्लेक्ट कर देता हूं, तो क्या बन गया? Ka1 इज इक्वल टू x स्क्वायर अपॉन C माइनस X। अब बताइए, आपके पास Ka1 पता है, C पता है, X निकल आएगा? सिर्फ X निकालने में मेहनत करनी है, सवाल छोड़ना कभी नहीं है सर। यहां से आप X को फाइंड आउट कर लोगे, ठीक है? चलिए X फाइंड आउट हो गया, अब क्या करें? अब आपको आगे बताता हूं। ठीक इसी तरह से हम निकालेंगे Ka2। तो Ka2 का एक्सप्रेशन क्या बनेगा? H प्लस HPO4 2 माइनस H प्लस HPO4 2 माइनस HPO4 2 माइनस डिवाइडेड बाय H2PO4 माइनस, यही होगा। तो H प्लस आयन का कंसंट्रेशन X प्लस वाई प्लस जेड, और यहां पर
HPO4 2 माइनस, तो देखिए H2PO4 माइनस का कंसंट्रेशन आया था X माइनस वाई, तो ये HPO4 माइनस 2 माइनस का क्या होगा, Y माइनस जेड, HPO4 2 माइनस, तो ये हो गया Y माइनस जेड। अब आपको Ka2 गिवन है, X आपने पीछे वाले एक्सप्रेशन से फाइंड आउट कर लिया, Z को आप Y के रेस्पेक्ट में नेग्लेक्ट कर देंगे, क्या अब आपका Y आ जाएगा यहां से? बोलिए, क्या अब आप इस एक्सप्रेशन से Y निकाल लेंगे? चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अब निकालते हैं Ka3 का एक्सप्रेशन। Ka3 वो H प्लस आयन कंसंट्रेशन इंटू PO4 3 माइनस का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय HPO4 2 माइनस का कंसंट्रेशन, तो ये आ जाएगा आपका X, यहां लिख देता हूं, X प्लस वाई प्लस जेड, PO4 3 माइनस, इसका क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका Z, है ना, तो इंटू जेड डिवाइडेड बाय HPO4 2 माइनस, HPO4 2 माइनस को क्या बन जाएगा, Y माइनस जेड, और ये हो गया आपका Ka3। अब आप देखिए इस एक्सप्रेशन में, ध्यान से समझिए, इस एक्सप्रेशन में आपका Ka3 गिवन है, X फाइंड आउट कर लिया पहले इक्वेशन से, Y फाइंड आउट कर लिया दूसरे एक्सप्रेशन से, तो अब आपको नेग्लेक्ट करने की जरूरत ही नहीं है, आपका यहां से Z फाइंड आउट हो जाएगा। अब ये सब मैंने क्यों सिखाया, ये सब मैंने इसलिए सिखाया क्योंकि इस सवाल में अगर आपसे इसका कंसंट्रेशन, इसका कंसंट्रेशन या फिर इसका कंसंट्रेशन पूछ लेता, तो आपको X, Y, Z सबके बारे में मालूम होना चाहिए था। समझ में आया? मैंने pH निकालने के लिए ये सब नहीं सिखाया इतना लंबा। क्यों नहीं सिखाया? देखिए अब बताता हूं आपको। यहां तक आपने सॉल्व कर लिया, यहां तक आपने लिख लिया ये कंसेप्ट को। अब ध्यान से समझिए, H प्लस आयन का कंसंट्रेशन है X प्लस वाई प्लस जेड, X प्लस वाई प्लस जेड, और ये कंसंट्रेशन है, मोल नहीं है। X प्लस वाई प्लस जेड, मैंने तो पहले ही कहा था कि X इज मच ग्रेटर देन Y इज ग्रेटर देन Z, तो इसका मतलब X प्लस वाई प्लस जेड में फिर Y और Z जोड़कर क्या करना, यानी H प्लस आयन का कंसंट्रेशन तो मैं X ही लूंगा, और जो कि मुझे यहीं से मिल गया। तो अगर ऐसे सवाल में कभी भी आपको pH निकालने को बोले, तो आपको Ka2 से Y और Ka3 से Z निकालने की कोई जरूरत ही नहीं है। जो पहली बार में ये X आ जाएगा, यही आपका H प्लस आयन कंसंट्रेशन होगा, तो यही आपका pH हो जाएगा, माइनस लॉग ऑफ H प्लस आयन कंसंट्रेशन, यानी कि माइनस लॉग ऑफ X pH। कुछ भेजे में गया? इतना तो सॉल्व कर सकते हो ना? क्या अभी वॉइस या वीडियो में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? वीडियो तो मेरे ख्याल से ठीक चल रहा था, वॉइस में ही दिक्कत आ रहा था। अभी जल्दी से बताइए, वॉइस अब सही आ रहा है? नाउ फाइन, ओके। चलिए जल्दी से आइए, क्वेश्चन पे आइए, जल्दी से सभी लोग क्वेश्चंस पे आइए। हाँ, तो हम लोग क्या बात कर रहे थे? अच्छा, एक बार ये भी बता दीजिएगा कहां से आपको नहीं समझ में आया। इसमें कोई एक्सप्रेशन समझाना है, इसमें कोई एक्सप्रेशन आपको समझाना है जो आपको नहीं समझ में आया, आप बोल सकते हैं Ka1 से समझा दीजिए, या Ka2 से समझा दीजिए, या फिर Ka3 से समझा दीजिए। Ka1, Ka2, Ka3, ऐसा कोई एक्सप्रेशन जो आपको नहीं समझ में आया, स्क्रीन पे लिखा हुआ कोई एक्सप्रेशन ऐसा जो आपको ना समझ में आ रहा हो। क्लियर है सभी को? सभी को क्लियर है? कुछ छूटा तो नहीं है? जेड के बाद, अरे जेड के बाद क्या बचा यार, ये जेड आ गया, चलिए ठीक है बता देता हूं। जेड यहां से निकाल लेंगे तो टोटल H प्लस आयन कंसंट्रेशन था X प्लस वाई प्लस जेड। अब ये तो मैं स्टार्टिंग से बोलता आ रहा हूं, देखिए वहां पर भी लिखा था X इज मच ग्रेटर देन Y देन Z,
तो अगर x में y और z जोड़ के करेंगे क्या? कुछ नहीं करेंगे, तो y और z को नेग्लेक्ट कर दो, तो H प्लस आयन कंसंट्रेशन किसके बराबर आ गया? x। यानी कि सवाल में अगर pH पूछा जाए, सिर्फ किसी वीक पॉलीप्रोटिक एसिड का pH पूछा जाए, तो Ka2 से y निकालना और Ka3 से z निकालना बहुत ही बड़ा मूर्ख भरा काम है, मूर्खतापूर्ण काम है। ठीक है? हां, लेकिन अगर किसी पॉलीप्रोटिक एसिड के कॉन्जुगेट बेस का कंसंट्रेशन पूछा जाए, मान लीजिए इसमें मैं आपसे सवाल में सिर्फ इतना जोड़ दूं कि फॉस्फेट आयन का कंसंट्रेशन क्या होगा, अब आपको यह सब सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि फॉस्फेट आयन का कंसंट्रेशन तो जेड ही है, तब आपको सब सॉल्व करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपसे ऐसे सवालों में पीएच पूछा जाए तो कोई जरूरत नहीं है वाई या जेड सॉल्व करने की, बस पहला इक्वेशन लगा के, पहला एक्सप्रेशन लगाकर एक्स निकाल लीजिए, यही H प्लस आयन कंसंट्रेशन है। ये अपने माइंड में हमेशा सेट करके रखना है कि मुझे वाई और जेड निकालने की कोई जरूरत है ही नहीं, सीधा यहां लगा देंगे पीएच बराबर माइनस लॉग ऑफ H प्लस आयन यानी एक्स। क्लियर हुआ? चलिए, अब ये मेरी बात आपको कितनी समझ में आई ये जज करने का वक्त आ गया है। तो एक सवाल लीजिए और सॉल्व कीजिए। फॉस्फेट आयन का कंसंट्रेशन पूछा है, इसका मतलब वाई भी निकालना पड़ेगा, जेड भी निकालना पड़ेगा। अभी मेरा सवाल सिर्फ इतना है, आप मुझे पीएच निकाल के दे दो बस। मेरा सवाल सिर्फ अभी सेकेंड पार्ट से है, पीएच निकाल के दे दो। वीक पॉलीप्रोटिक एसिड है, देखिए मैंने कुछ नहीं किया, बस यहां पर कंसंट्रेशन आपको दे दिया 0.1, मैंने कहा ही था Ka1 Ka2 Ka3 आपको पता है। आप सिर्फ मुझे पीएच निकाल के बता दो, पीएच कितना आएगा, पीएच कितना आएगा। ठीक है, चलिए बताइए कैसे सॉल्व करेंगे। Ka1 इज इक्वल टू H प्लस आयन का कंसंट्रेशन, H2PO4 माइनस का कंसंट्रेशन अपॉन H3PO4। तो ये X प्लस वाई प्लस जेड होगा, लेकिन हम X ही लिखते हैं, और इसको क्या लिख दे, इसको क्या लिख दे बताइए, H2PO4 माइनस को, तो ये X माइनस वाई होगा, लेकिन इससे भी कोई फायदा नहीं, इसको भी X लिख दे। याद है ना, X के रिस्पेक्ट में Y और Z को नेग्लेक्ट किया, और ये क्या हो जाएगा C माइनस X, और ये Ka1। तो हमारा Ka1 कितना दिया हुआ है पीछे सवाल में, 10 टू द पावर ऑफ -3, 10 टू द पावर ऑफ -3 बराबर x² अपॉन 0.1 माइनस x। क्या आप लोग ये सॉल्व कर सकते हैं? अब देखिए 0.1 माइनस x, अब यहां तो 1 के रिस्पेक्ट में भी नहीं देखना है, 0.1 के रिस्पेक्ट में देखना है। तो खैर x² इज इक्वल टू, ये कितना आ जाएगा, ये 10 टू द पावर ऑफ -1, तो ये इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं 10 टू द पावर ऑफ -4, और यहां आ जाएगा माइनस का 10 टू द पावर ऑफ -3x। ये सॉल्व करना है, सॉल्व कीजिए और बताइए मुझे। x² प्लस 10 टू द पावर ऑफ -3x माइनस 10 टू द पावर ऑफ -4 बराबर 0। ये क्वाड्रेटिक बन गया आपका। यहां से x निकालिए और बताइए कितना आया, जल्दी से। यहां से x निकालिए और बताइए कितना आया। अच्छा एक बात और, यहां से x निकालेंगे तो क्वाड्रेटिक बना के सॉल्व कर लेंगे, बट सोचो कि 1 के रिस्पेक्ट में ही, एक 0.1 के रिस्पेक्ट में तो ये बहुत ही छोटा होगा, तो सीधा यहां पर लेस करने से भी क्या फायदा, c माइनस एक्स को अगर अप्रोक्सीमेट मेरे को निकालना है तो मैं क्या करता हूं, 10 टू द पावर ऑफ -3 बराबर x² अपॉन 0.1 माइनस एक्स को हटा देता हूं, तो ये 0.1 माइनस एक्स में ये x वाला टर्म ही हटा देता हूं, तो ये क्या बन जाएगा हमारा x² बराबर 10 टू द पावर ऑफ -4, तो x बराबर हो गया 10 टू द पावर ऑफ -2, यानी कि x की वैल्यू हो गई 0.01। तो इससे pH कितना आ जाएगा 2, डायरेक्ट अप्रॉक्स, तो यही आंसर होगा, अप्रोक्सीमेटली ये आंसर होना चाहिए pH 2। देखिए, और अगर आप इससे सॉल्व करेंगे तो आपका 100% करेक्ट आने लग जाएगा।
है ना। बट मेरे ख्याल से जब आप x के रिस्पेक्ट में y और z को नेग्लेक्ट ही कर रहे हो तो एरर थोड़ा बहुत तो बनेगा ही। तो अप्रोक्सीमेटली आप देखिए, अब पता चला आप इससे सॉल्व करके बैठ रहे हो और पीएच में ऑप्शन 2 दिया हुआ है और कोई आसपास नहीं दिया हुआ है, तो यार ठीक है, पीएच 2 ही आंसर हो गया। ऐसे ही समझ में आ रहा है, इतनी ज्यादा मेहनत फिर क्यों करें, सीधा आंसर समझ में आ रहा है, पीएच 2 आ जाएगा, देख लीजिए आप। तो आप ये काम कर सकते हैं, लेकिन मेरी सलाह यही है कि आप मत कीजिए। सीधा ये आ गया 0.1 इज ग्रेटर देन x। आप सोचिए x के रिस्पेक्ट में आप y और z को नेग्लेक्ट कर रहे हैं, तो c जो है वो बड़ा होगा किससे, क्योंकि ये वीक एसिड है तो पॉइंट है ना, इससे देख सकते हैं। और आपके पास Ka भी है और C भी है, तो आप जरा साइड वर्क ये भी कर सकते थे, Ka/C चेक कर सकते थे। तो 10 टू द पावर ऑफ -3 अपॉन 10 टू द पावर ऑफ -1, तो ये 10 टू द पावर ऑफ कितना आ गया, 10 टू द पावर -3 था ना, अपॉन 10 टू द पावर ऑफ -1, तो ये 10 टू द पावर ऑफ -2 आ गया। यार बड़ा तो है, बड़ा तो है 10 टू द पावर ऑफ -2, और इसका रूट निकालेंगे, इसका रूट निकालेंगे अल्फा बराबर √Ka/C, तो ये 0.1 आएगा। अब सोचिए अगर ऐसे निकाल देंगे 0.1 आ जाएगा, तो ये 0.1 तो कभी हो ही नहीं सकता x की वैल्यू, है ना, तो इसको नेग्लेक्ट ही कर दिया। ठीक है, वो वही बनेगा, कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप लगा के देखो सही आएगा, इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधा pH 2 पहले पार्ट का आंसर, सेकेंड पार्ट का आंसर, है ना। फर्स्ट पार्ट में क्या निकालना था, फॉस्फेट आयन। अब ये आप लोग निकालिएगा फॉस्फेट आयन कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर सभी का 2 आ गया, चेक कर लीजिए। अब देखिए कितना आसान सवाल था, इतना कुछ कठिन नहीं है, हाँ, लेकिन अब डेटा इतना सारा आ जाता है तो फिर लगता है। अगले क्लास में यानी कि मंडे से हम लोग पढ़ेंगे केस नंबर 5, पीएच ऑफ अ मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड। एक स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ अगर वीक एसिड को मिला दिया जाए तो इसका पीएच क्या होगा। वैसे अगर मैं आपको बताऊं कि ये केस मैं आपको बता चुका हूं वाटर के केस में, याद कीजिए 10 टू द पावर ऑफ -8 मोलर HCl वाला अगर केस लेंगे तो ये वही तो है, वहां पर वाटर एक वीक एसिड की तरह काम करेगा, वाटर को एक वीक एसिड की तरह समझ लीजिए, और यहां पर एक स्ट्रॉन्ग एसिड जैसे HCl मैंने मिलाया था उसकी तरह ट्रीट कर सकते हैं। तो आप बिल्कुल वैसे फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर वाटर नहीं हुआ, कोई एसिटिक एसिड में मान लीजिए HCl मिला दिया जाए, तब आप क्या करेंगे। कॉन्सेप्ट तो कुछ वैसे ही रहेंगे, सवाल को हम कैसे सॉल्व करेंगे अगले टर्न पे एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे। ओके, तो आज की क्लास को यहीं पे फिनिश करते हैं। CPP 1 आपको दी है, मुझे मालूम है अभी तक आप लोगों ने CPP 1 सॉल्व नहीं किया होगा। जिसने सॉल्व कर लिया बहुत ही अच्छा काम किया है, जो सॉल्व नहीं कर पाए टेस्ट की वजह से नहीं कर पा रहे हैं, बट 11th का कोई भी टेस्ट नहीं है तो 11th वालों को जरूर सबमिट कर देना चाहिए। बट ये कोई भी एक्सक्यूज मंडे को मत सुनाना। मंडे तक, मंडे जब मैं क्लास लेने आऊं उससे पहले सभी का CPP 1 का सॉल्यूशन आ जाना चाहिए ग्रुप पे, क्योंकि अगर आप सॉल्यूशन बंद कर देंगे देना तो फिर मैं CPP भी बिल्कुल कम कर दूंगा। और मैं चाहता हूं इसमें 8 से 10 CPP, 8 से 10 DPP देना आयनिक इक्विलिब्रियम में। जितने ज्यादा से ज्यादा डिफरेंट टाइप के सवाल हम लोग लगा सके, जितने ज्यादा टाइप ऑफ क्वेश्चंस लगा सके, वो हमारे लिए हर तरीके से बेनिफिशियल होगा। किसी भी एग्जाम को देखते हुए हर एक में बेनिफिशियल होगा। छोटे सवाल भी लगाना आना चाहिए, जल्दी लगाना भी आना चाहिए, डिफिकल्ट सवाल भी लगाना आना चाहिए, सब कुछ सीखना है। और उसके लिए तभी होगा ये सब, मेरी तरफ से इनपुट तभी रहेगा जब आपकी तरफ से 100% आउटपुट होगा, तभी मेरी तरफ से इनपुट होगा। ओके, तो आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। तब तक के लिए गुड बाय टू ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर टुमारो।